शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा समाज का प्रतिबिंब भी है। शिक्षा हौसला है, शिक्षा धड़कन है समाज की। लेकिन जब शिक्षा अपने उद्देश्य से भटक जाए तो समाज का बिखराव होना स्वाभाविक है। और ऐसे समय में गुरु ही हैं जो इस समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। आज शिक्षा अपनी बदहाली की ओर है। आज शिक्षा शायद अपना मूलभूत आधार ही खोती जा रही है। ऐसे समय में जब भारत के और इस बिहार के विश्व गुरु कहने की बात आती है, जब बात आती है भारत में बिहार के योगदान की, तो हम ज़रूर यह कहते हैं कि चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, महात्मा बुद्ध की भूमि है। तो फिर यह भी स्वाभाविक है कि प्रश्न हम ही से पूछा जाएगा। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो प्रतिष्ठित शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी प्रेमचंद नीरज उपस्थित हैं। हम जानेंगे इन दोनों से कि क्या ऐसा किया जाए जिससे बिहार की ये बदहाल शिक्षा व्यवस्था कुछ पटरी पे लौट कर आ जाए, बिहार अपना पुराना गौरव हासिल कर सके। तो सबसे पहले मेरा सवाल मनोज कुमार जी से है कि सर, आज बिहार कहना न होगा कि बिहार जिस मुकाम पर अपनी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में बनाया हुआ था उससे हम पिछड़ से गए। आप क्या ऐसा देखते हैं जिससे इस शैक्षणिक बदहाली को दूर किया जा सके, क्योंकि वर्तमान में आप एक प्रधानाध्यापक भी हैं। देखिए, आपने बड़ा समसामयिक प्रश्न किया है और मॉर्निंग प्लस चैनल के माध्यम से मैं यह बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं और बिहार के सरकारी तंत्र को भी कि वास्तव में यदि वे शिक्षा में उत्थान चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए कि विद्यालयों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करें और बच्चों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराएं। एक पठन पाठन का माहौल बने, शिक्षक का सम्मान दिया जाए समाज में। ये सब काम होगी तो निश्चित तौर पर बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। एक तो कोरोना के चलते भी शिक्षा व्यवस्था कुछ चरमराई है, तो उसमें इन्हीं सब छोटे छोटे बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाएगी। अच्छा, सवाल यह है प्रेमचंद सर कि बिहार में शिक्षा बजट बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया। इन सबों के बाद भी यह देखने में भी आता है और सुनने में भी आता है कि हमारा विद्यालय अपने मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? बजट ज़्यादा होना, फिर भी अभाव में होना विद्यालय का, आखिर आप इसमें किसकी कमी देखते हैं? रमेश जी, पिछले बार भी जब इस तरह के विषय पर बातचीत आपसे हुई थी तब हमने कहा था, जब बजट सत्र के बाद बातें हुई थी, बजट में शिक्षा का बजट तो बढ़ा जरूर, पर जो उचित प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की सतही पैमाने पर, उस प्लानिंग में सरकार की बहुत कमी है।
बहुत लैचज हैं, और सही तरीके से जब तक प्लान बनेगा नहीं और उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही नहीं होगा, तब तक स्कूल जो है अभावग्रस्त रहेगा। और जब विद्यालय अभावग्रस्त रहेगा तो निश्चित तौर पर पठन पाठन का जो माहौल बनना चाहिए वो समुचित तरीके से नहीं बन पाएगा। और जब समुचित तरीके से पठन पाठन का माहौल नहीं बन पाएगा तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा का परिदृश्य दिखाई देना चाहिए, जमीनी हकीकत जो उसकी होनी चाहिए, वैसा हो नहीं पाएगा, शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। तो आज हमारे राज्य में शिक्षा का बजट भी है, यह भी बात सही है कि बजट मात्र जारी होने से सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वो इसके लिए पर्याप्त सुधार कर रही है। लेकिन यह भी एक बात है कि गुरु एक धर्म होता है, और इस गुरु धर्म में कहीं से कहीं हमको आपको नहीं लगता कि हमसे भी कहीं चूक हो गई? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है रमेश भाई, जो कि चूक कहाँ हो गई। गुरुओं से चूक नहीं हुई, जो चूक बिहार में हुई है वो सिस्टम का चूक है, सरकारी तंत्र का चूक है। भाई प्रेमचंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप प्लानिंग बनाते हैं, उसमें शिक्षकों से कोई सलाह नहीं लेते हैं। विद्यालय में क्या होना चाहिए, इसके लिए विद्यालय, सरकार ने नियम भी बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है कि विद्यालय शिक्षा समिति जो है वो बनाएगा बजट, लेकिन कहीं कोई उसको देखने वाला नहीं है। और हम शिक्षक तो अपनी ओर से जो भी आज देख रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो भी थोड़ी बहुत बची खुची है, वो शिक्षकों ने अपने दम पर जिंदा रखा है। और आज भी पूरे देश में आप जहां भी जाइए, आईएएस हो, आईपीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सब जगह बच्चे यदि बिहार का परचम लहरा रहे हैं तो यह बिहार के शिक्षकों के कठिन परिश्रम का देन है। और उस शिक्षक को यदि प्लान वे में सरकार संसाधन उपलब्ध कराए और शिक्षकों को प्रोत्साहित करे तो निश्चित तौर पर बिहार पुनः, जो आपने कहा कि ये चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट आदि की धरती रही है, तो वो पुनः विश्वगुरु निश्चित तौर पर बिहार रहेगा। और यहाँ एक से एक विभूति पैदा हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। एक बात ये भी है कि बिहार में सचमुच बदहाल शिक्षा व्यवस्था चर्चा में रही है, लेकिन यह भी बात सच है कि शिक्षकों ने अपने प्रयास से इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा दी है। आज बहुत सारे शिक्षक हमारे राज्य में ऐसे हैं जिनकी सामाजिक पहचान और शैक्षणिक पहचान है, लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर आती है कि सरकार जो भी बजट जारी करती है, उस बजट के बावजूद भी जो बजट जारी हुई है उस तुलना में भी कार्य कहीं ना कहीं बहुत सारे विद्यालयों में नहीं दिखता। तो सर, आप यह मानते हैं या नहीं कि शिक्षकों के ऊपर सामाजिक दायित्व और नैतिक दायित्व दोनों होना चाहिए, और इसकी भी भूमिका ज़रूर है हमारे एजुकेशन सिस्टम के पिछड़ा होने में? आप ऐसा मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का तो सामाजिक और नैतिक दायित्व बनता ही बनता है। लेकिन जो आप बजटीय बात कर रहे हैं, तो बजट में आप देखिए कि जो शिक्षा पर जो राशि आवंटित की जाती है उसमें खर्च कितना होता है और किस चीज़ पर होता है। आज भी देखिए, जो आप बजट तो कह रहे हैं कि बढ़ा दिया गया, लेकिन बिहार के शिक्षकों को कभी भी समय से वेतन नहीं मिलता, बकाया नहीं मिल पाता है। आप देखिए, जो आधारभूत संरचना विद्यालय के भवन और भूमि की बात है, तो उसके लिए 1000 करोड़ से भी कम राशि इस वित्तीय वर्ष में भी जारी की गई है। पूरे 72,000 प्रारंभिक विद्यालय हैं बिहार में और उसके लिए 1000 करोड़, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है।
आप देखिए, जो समग्र विकास अनुदान दिया जाता था विद्यालयों को छात्र संख्या के हिसाब से 2 वर्ष से जारी नहीं किया गया है। आप ये देखिए कि आपका वित्तीय वर्ष, ये शैक्षणिक वर्ष जो है 2022 1 माह अप्रैल माह खत्म होने को है, आज तक बच्चे को पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध करा सकी है सरकार। तो इसके लिए भी हम लोगों के साथ साथ शिक्षकों का तो दायित्व है ही, लेकिन मुख्य चीज जो सरकार है वो सरकार का दायित्व बनता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में सरकार ने अपने ऊपर बहुत सारे चीजों को लिया है और सरकार का पक्ष यहाँ ठीक नहीं है। भले समाज यह समझे कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है। एक पंक्ति में यदि एक प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ की आम जनता यह जवाब दे सकती है कि शिक्षक, लेकिन यह हकीकत से दूर है। शिक्षक उसका मात्र एक बिंदु है और इसमें और भी ढेर सारी बातें हैं। ये भी बात सच है कि बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में कम से कम विभागीय लापरवाही भी सामने है। शिक्षक अपने वेतन के लिए, शिक्षक अपने एरियर के लिए जब कार्यालय का चक्कर काटेंगे, जब झुकना पड़े, जब उनका आत्मसम्मान गिरवी हो जाए, तो समझिए मन से ज्ञान की धारा आखिर कहाँ से बहेगी। तब जब शिक्षक दर्द में होगा तो इस दर्द का एक कोना समाज के पास तो ज़रूर पहुँचेगा। शायद यही वजह है कि इतने सारे शैक्षणिक सुधारों के बाद भी, इतने सारे कार्यक्रमों के बाद भी बदहाल शिक्षा व्यवस्था बदहाल ही में रही है। लेकिन फिर भी सर एक और सवाल है प्रेमचंद सर से कि इन सब के बावजूद शिक्षक समाज का प्रणेता होता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार के स्तर पर तो कमियां ज़रूर हैं, लेकिन क्या हम लोगों को आगे आकर इस शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर अपने स्तर से एक आंदोलन का रूप जरूर देना चाहिए था? और शायद मुझे लगता है कि इसका कुछ थोड़ा अभाव ज़रूर शिक्षकों में दिखता है। उनमें वो जोश, वो जुनून पैदा करने की क्षमता जो हमारे समाज में है, जो हमारे शिक्षक संघ में है, जो हमारे प्रिंसिपल और जो हमारे अधिकारियों में होनी चाहिए थी, शायद अनुपालन नहीं हो पाया है। नहीं तो शायद हम भी समाज के हिस्सा हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी समाज को होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि अपना दायित्व तो इन सब के बावजूद भी कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आर्थिक रूप से भी हमारा सहयोग होना चाहिए लेकिन समाज के अंदर में, ताकि हम समाज के सबसे बड़े रूप हैं, हम समाज के भगवान माने जाने वाले लोग हैं। तो ऐसा आप क्या सोचते हैं इस मामले में? रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। शिक्षक की महती भूमिका है समाज को बनाने में, समाज को एक नया दिशा देने में, और जो विश्व गुरु की बात करते हैं, ये सारी बातों में शिक्षक की अहम भूमिका है। पर समस्या यहाँ है कि शिक्षक इसे आंदोलन के रूप में, जैसा शब्द आपने कहा, एक नई दिशा देना चाहता भी है, तो सरकार की अपनी एक अलग रणनीति है, जिस रणनीति के तहत रमेश जी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हमारे हाथ बांध दिए गए। जब हम लोगों को मोटिवेट करने निकलते, जब हम तय अपने आप में संकल्पित भाव से होते कि अब हमारा शैक्षणिक सत्र जो है उसका स्तर थोड़ा एक बहुत बढ़िया बनाए, तब हमारी ड्यूटी दी जाती है बीएलओ में, तब हमारी ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। नतीजा यह है कि अब जब हम तैयारी करते हैं कि हम बच्चों के साथ मिल के कुछ नया काम करें, पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाए, तब संकल्प मेरा टूट जाता है सरकार के उस नए पत्र से जो गैर शैक्षणिक कार्य में हमको लगाने के लिए होता है। दूसरी बात आपने जो की कि शिक्षक कैसे योगदान कर पाएगा। भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही थी, बजट की बात आपने की। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति यह है कि बजट में ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन अध्यक्ष जी ने कहा, जो होना चाहिए तो है नहीं। बड़े बड़े
फैसले सरकार लेती है। प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, सरकारी विद्यालय को सामंजित किया जा रहा है, भूमिहीन विद्यालय जो है उनको बंद किया जा रहा है। आज आपको बंद करने की नौबत क्यों आ गई श्रीमान? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर किस परिस्थिति में उन विद्यालयों को खोला गया था, और अगर खोला गया था तो उसका विधिवत संचालन करने में आप क्यों सक्षम नहीं हो पाए, और अगर उसका संचालन विधिवत हो रहा था तो कौन सा ऐसा कारण आ गया कि प्राइवेट स्कूल खुलने लगा? और सबसे बड़ा जो कारण है कि ब्यूरोक्रेट के बच्चे सरकारी विद्यालय में कल पढ़ा करते थे सर, लेकिन आज के तारीख में ब्यूरोक्रेट के बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते और वे सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और अधिकांश प्राइवेट स्कूल, खास करके बिहार या किसी भी राज्य में, जो चमक दमक उनकी है उसके पीछे अगर कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाव में कोई ना कोई उसका रीढ़ का हड्डी बना हुआ है तो वो कोई दूसरा नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट ही है। ये भी बात सही है। अगर उनके बच्चे हमारे यहाँ आते तो सिस्टम ठीक होता, अगर उनके बच्चे हमारे यहाँ आते तो हम पढ़ाते, अगर उनके बच्चे हमारे यहाँ आते तो देखा देखी जो दूसरे बच्चे हैं जो अब विद्यालय से दूर होते जा रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं, वो भी विद्यालय आते। और अगर गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को मुक्त कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर शिक्षक पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ बच्चों के साथ मिलकर शैक्षणिक माहौल बनाने का काम करते, जिससे अगर हमको दूर किसी ने किया है तो वो हमारी वह व्यवस्था है, लचर व्यवस्था बिहार की, जो शिक्षा को वास्तविक तरीके से आगे बढ़ने देना चाहती ही नहीं है, उसके लिए कोई उनके पास प्लानिंग नहीं है। यह भी बात सत्य है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाए जाने से शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती है। और सही बात यह भी है कि इस व्यवस्था को अगर किसी ने दिया है तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं दिया। लेकिन अब एक बात यह भी है कि जब शिक्षक क्लास में होते हैं तत्काल घंटियां फ़ोन पे बजती हैं कि सर मेरा वोटर कार्ड कहाँ है। आखिर वह शिक्षक करे भी तो क्या करे, अगर न जवाब दे तो बाद में समाज उससे सवाल पूछता है कि आपने मेरा काम नहीं किया। और अगर क्लास में घंटी बजती है तो बच्चों का सवाल पूछना तो लाजमी है कि सर इतनी घंटियाँ क्यों बजती हैं। लाचार शिक्षक किसको जवाब देगा? बेचारा मन में सोचकर अपने आप में लगा हुआ सब कुछ सहेगा ही। लेकिन फिर भी हमारे दो बड़े शिक्षक हमारे सामने हैं, दोनों ने यह स्वीकार भी किया कि व्यवस्थाएं कम हैं और शिक्षकों का झुकाव भी इस वजह से कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक बिहार राज्य रहा ऐसा जिसने पूरे विश्व को रोशनी दी है, ज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ तक कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वानों की भूमि रही है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी भूमि रही ही है, जहाँ ज्ञान अपने सतही सीमा पर नहीं अपने चरम उत्कर्ष पर रहा है। तो एक बार फिर से ज़रूरत है शिक्षकों को जगाए जाने की, एक बार फिर से ज़रूरत है शैक्षणिक आंदोलन करने की, एक बार फिर से ज़रूरत है कि हम शिक्षकों को सम्मान के साथ उनका खोया हुआ सम्मान फिर से वापस दिला सकें। और ज़रूरत है ब्यूरोक्रेट्स को अपने आप में बदलाव लाने की, समाज में एक आदर्श स्थापित करने की, जैसे आदर्श की बात वो शिक्षकों से चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने दोनों अतिथियों का फिर से धन्यवाद करते हैं कि हमारे स्टूडियो में आए और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और फिर आप लोगों से भी विदा लेते हैं, फिर अगली बार फिर से नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।